यस मैम। यस। तो महमूद गजनी के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उतने से ही क्वेश्चन आएगा महमूद ऑफ गजनी के ऊपर। माइक ऑफ करो बेटा, या कोई डाउट है तो माइक ऑन करके तुरंत डाउट पूछो और ऑफ करो, इको करता है वॉइस। इतना मैंने जो पढ़ाया इतना तक सबको समझ में आया? यस मैम। आई होप कि स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई होगी और क्लियर भी हो गई होगी। महमूद ऑफ गजनी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 997 से लेकर के 1040 तक रूल करा है। ईरान वाले साइड में रहता था, गजनी का सुल्तान था। यहाँ पे आया, 17 बार सब कॉन्टिनेंट को रेड किया। सोमनाथ सबसे बड़ी रेड मानी जाती है, जिससे उसने कैपिटल सिटी ऑफ गजनी को बनाया था। फिर उसने एक अरेबिक स्कॉलर अलबरूनी को रखा था बुक लिखने के लिए, और अलबरूनी ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है किताबुल हिंद। कितना पढ़ लिया हमने? ठीक है। उसी वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, उनके नाम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा रूलर है उसमें पृथ्वीराज चौहान, जो प्रेजेंट डे राजस्थान है, अजमेर, ये वाले इलाके के रूलर थे। पृथ्वीराज 3। क्या बेटा? पृथ्वीराज 3 या पृथ्वीराज 3, सॉरी पृथ्वीराज 3। तो जो रूलर उनका नाम है वो है पृथ्वीराज 3। 1168 से लेकर के 1192 तक थे, जिन्होंने महमूद गौरी पृथ्वीराज की लड़ाई किससे हुई? महमूद गौरी। पृथ्वीराज 3 की लड़ाई महमूद गौरी से हुई, क्योंकि पृथ्वीराज देखो यहाँ पर राजस्थान वाले इलाके में है, और ये बहुत बड़े चौहान के बहुत बड़े रूलर थे। और ये जो राजस्थान वाला इलाका था, उस टाइम पे जो रूलर रहते थे, क्योंकि मैंने अभी बताया है ना, देखो पीछे ऊपर जो मैंने बनाया है गजनी वाला इलाका, तो गजनी वाले इलाके से केवल गजनी ही नहीं आते हैं, गजनी के नीचे थोड़े और नीचे चलो तो गुरीद लोग रहते थे, उनका जो हेड था उसका नाम था गोरी। तो सेंट्रल एशिया से उस वक्त, यानी ईरान, अफगानिस्तान, इस वाले इलाके से बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया पर आते थे बार बार अटैक करने के लिए। तो ऑलरेडी लोग गजनी से इतने ज्यादा परेशान थे, उसके बाद गोरी आया तो और लोग परेशान होने लगे। उस टाइम पे पृथ्वीराज 3 ने है वो गोरी को भगाने के लिए गोरी से लड़ाई करी, और ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में लेकिन वो हार जाते हैं। ठीक है, पहली बार में तो उन्होंने गोरी को हरा दिया। तो पृथ्वीराज 3 की लड़ाई जब मोहम्मद गोरी से हुई, तो फर्स्ट बैटल तो गोरी हार गया, बट उसके बाद में वो लौट गया और वापस आया, और वापस वो और भी ज्यादा ताकत के साथ में आया, तो सब्सिक्वेंटली 1192 में इनको हारना पड़ा। ठीक है, तो पृथ्वीराज की लड़ाई मोहम्मद गोरी से 1191 में हुई है, जिसमें वो जीते थे पहली बार, लेकिन 1192 में वो सब्सिक्वेंटली फिर हार गए थे, क्योंकि महमूद गोरी और गजनी या कोई भी लोग ले लो मिडिल ईस्ट का मतलब ये ईरान और पर्शिया, अफगानिस्तान वाला इलाका, इन लोगों को इंडिया की वेल्थ के बारे में पता था, तो ये लोग बार बार लूटने आते थे। अगर आप एक बार इन्हें हरा भी दो, एक बार लड़ाई करके इनको भगा भी दो, तभी भी ये बार बार आते थे। समझ गए? तो इनको बोला जाता है पर्शियन ट्राइब्स, जो कि देर सवेर हमेशा ही इंडिया में आती रही है। तो पहले गजनी आया, फिर गोरी आया, कुछ टाइम के बाद अभी हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के लोग भी आते हैं, इब्राहिम लोदी वगैरह वो लोग आएंगे। फिर उसके बाद में अकबर लोग आते हैं, अकबर के फादर हैं बाबर, हुमायूं, अकबर तो यहीं पैदा हुए थे। बट इन जनरल ये देखा गया है कि वेस्ट वाले रीजन से, यानी ईरान, अफगानिस्तान और पर्शिया वाले रीजन से बार बार लोग इंडिया में अटैक करने आते हैं, और उसका एक ही रीजन है, क्योंकि इंडिया वाले लोग बहुत रिच है। ठीक है, तो हमने गजनी के बारे में पढ़ लिया। गोरी के बारे में बस इतना ही जानना जरूरी है कि गोरी की लड़ाई पृथ्वीराज से हुई थी, और पहली लड़ाई में गोरी हारा था। हाँ बेटा पूछो हेमांक। हेमांक पूछना है कुछ आपको? पूछो। मैम वो गलती से दब गया था। अच्छा, तो हमें गोरी के बारे में बस इतना ही पढ़ा है। गजनी के बाद हमें गोरी के बारे में पढ़ना था, और बस इतना ही पढ़ना है कि गजनी की तरह गोरी भी आया था,
सेंट्रल एशिया से, लेकिन उसकी लड़ाई पृथ्वीराज से हुई थी और पृथ्वीराज चौहान वंश के रूलर थे। उनकी लड़ाई 1191 में हुई थी। पहली लड़ाई में गजनी हार गया था, लेकिन फिर वो दोबारा आया लौट करके और फिर उसने पृथ्वीराज को हरा दिया और उस वाले रीजन पे उसने कंट्रोल कर लिया और अटैक करके अपने साथ वो भी बहुत सारी चीजें ले गया। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अब हमने नॉर्थ इंडिया की स्टोरी पढ़ ली है। नॉर्थ इंडिया में हमने गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, ये पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने चौहान के बारे में पढ़ लिया है। अब जरा हम कुछ साउथ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी किंगडम है, उसका नाम है चोलाज। ये जो ऑरेंज से बना है ये पूरा चोलाज है। ये देखो ये लिखा हुआ है दिस थिंग इज चोलाज। तो ये चोलाज के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक तो नॉर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ते हैं चोलाज के बारे में। अब ये बताते हैं कि हमें ये देखना है कि चोलाज लोग कैसे पावर में आए, क्योंकि अभी हम तो मेडावल पढ़ रहे हैं और मेडावल में हम ये पढ़ रहे हैं कैसे देखना है कौन कौन कैसे कैसे पावर में आया। अगली स्टोरी है चोलाज के बारे में कि चोलाज लोग पावर में कैसे आए। तो ये बोला जाता है कि एक छोटी फैमिली है जो कावेरी डेल्टा में मुत्तरैयर एक विलेज है वहां पर रहती थी। तो कावेरी एक नदी है जो कि साउथ में बहती है। वहां पर एक मुत्तरैयर एक विलेज है, वहां पर ये लोग फैमिली रहती थी, चोला फैमिली। ठीक है, पल्लवा किंग के सबॉर्डिनेट होते थे। और अभी मैंने बताया है कि मेडावल इंडिया इज ऑल अबाउट कि कैसे सामंत लोगों ने किंग को हटा करके खुद की रूलिंग एस्टेब्लिश कर ली। सबसे पहला एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके थे जिसमें राष्ट्रकूटाज लोगों ने चालुक्यास को हटा दिया था। ये एक अगला एग्जांपल है जिसमें पल्लवास को हटा करके चोलास पावर में आ जाते हैं। तो पल्लवास फैमिली के ये लोग सबॉर्डिनेट होते थे। ठीक है, पल्लवा किंग की कैपिटल थी कांचीपुरम। कांचीपुरम एक जगह है साउथ में, सबने नाम सुना होगा। वहां की सिल्क बहुत फेमस है, कांचीपुरम सिल्क। सबकी मम्मियों के पास में कांचीपुरम की सिल्क की साड़ी होती है। तो कांचीपुरम एक जगह है जहां पर जो पल्लवास लोग हैं वो लोग रूल करते थे पहले। और पल्लवास लोगों के जो सबॉर्डिनेट थे उनका नाम था चोलास। वो लोग एक मुत्तरैयूर एक विलेज है कावेरी डेल्टा में, वहां पर वो लोग रहते थे और वहां पर वो लोकल चीफ थे, मतलब लोकल आसपास के इलाके में उनकी थोड़ी चलती थी। ठीक है, विजयालास फिर जो चोला के यानी जो चोला फैमिली के जो हेड थे विजयालया ने क्या किया कि उन्होंने कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया और फिर 9th सेंचुरी के आसपास उन्होंने कावेरी डेल्टा को कैप्चर करते हुए थंजावुर नाम का एक टाउन बना दिया। और टाउन बनाने के साथ साथ वहां पे एक बहुत बड़ा टेम्पल बना दिया जिसका नाम था निशुंभशूदनी। निशुंभशूदनी का मतलब निशुंभ को मारने वाली, यानी निशुंभ को मारने वाली गॉडेस है दुर्गा। दुर्गा का एक टेम्पल बनाया, उस टेम्पल का नाम था निशुंभशूदनी। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि चोला किंगडम को विजयालया ने बनाया है। तो विजयालया वाज अ पर्सन जिसने चोला किंगडम को एस्टेब्लिश किया पल्लवास को हटा करके। तो उसके पहले जो थे वो पल्लवा थे। पल्लवा वर द रूलर ऑफ द कावेरी डेल्टा। बट फिर पल्लवास के जाने के बाद में चोला लोग जो कि पल्लवा के सबऑर्डिनेट या फिर सामंत टाइप से हुआ करते थे, उन्होंने उनको हटा दिया और खुद उस एरिया में रूल करने लगे। और जिसने ये रूलिंग एस्टेब्लिश करी है राष्ट्रकूटास में, उसका नाम था दांती दुर्गा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रकूटास के हेड का नाम था दांती दुर्गा। चोला के हेड का नाम है विजयालया। और उसने न केवल कावेरी डेल्टा को कैप्चर किया, उसके साथ साथ उसने वहां पे एक टेम्पल भी बनवाया और उसका नाम उसने निशुंभशूदनी रखा। अभी आप कितना देखो रिलेट कर पा रहे हो कि जब भी कोई कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद में वहां पे एक टेम्पल बनवा देता है, ये दिखाने के लिए कि वो तो भगवान के द्वारा भेजा गया है या फिर टेम्पल उसने बनवाया है तो वो गॉड के कितना करीब है। आप रिलेट कर पा रहे हो ना बेटा? यस। हाँ, तो 9th सेंचुरी के आसपास विजयालयाज ने मुत्तरैयूर के साथ साथ कांचीपुरम वाला और कावेरी डेल्टा वाला पूरा इलाका कंट्रोल कर लिया। और उसने फिर एक कैपिटल बनाई, उस कैपिटल का नाम तंजावुर रखा। तो कांचीपुरम पहले कैपिटल हुआ करती थी पल्लवास की, बट चोलास ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया तंजावुर की तरफ और अब से चोला किंगडम की कैपिटल होगी तंजावुर। और हम इन्हें देख लिया है कि उरैयूर से कैसे कैसे कैपिटल तंजावुर की तरफ आ गई है। ठीक है, सक्सेशन ऑफ विजयालयास कनक्योर्ड द नेबरिंग रीजन। सिमिलरली जैसा काम विजयालया ने किया कि पल्लवास को हटा करके एक चोला किंगडम बना दी और तंजावुर अपनी कैपिटल बना ली, उसी तरह जो सक्सेसर ऑफ विजयालयास के बाद जो विजयालया के बेटे या उसके बेटे आए, उन्होंने आसपास के एरियाज को कंट्रोल कर लिया और धीरे धीरे जो चोला किंगडम है वो साइज में और बड़ी हो गई। पांड्या और पल्लवा की जो टेरिटरी है
उसको भी धीरे धीरे उन्होंने कैप्चर कर लिया, यानी ऊपर एक पांड्यन किंग भी रहते थे, पल्लवा किंग का कुछ पार्ट तो उन्होंने पहले ले लिया था, बचा हुआ पल्लवा किंगडम का पार्ट भी उन्होंने ले लिया, और ऊपर उनके पांड्यास किंग रहते हैं, उन्होंने पांड्या किंग का भी कुछ पार्ट अपने में कंट्रोल में कर लिया। तो बस हम ये देख रहे हैं कि चोला किंगडम एक बार बनने के बाद चोला किंगडम के लोग धीरे धीरे बाकी किंग लोगों की टेरिटरी लड़ाई झगड़ा करके अपने अंदर समा ले रहे हैं। तो चोला लोगों ने सबसे पहले पल्लवास को हटाया, फिर पल्लवास की टेरिटरी ले ली, फिर पांड्यन किंग है उनकी टेरिटरी भी उन्होंने ले ली, और चोला किंग का अगला जो फाउंडर है उनका नाम तो विजयालया है, मैंने बताया है, जिन्होंने चोला किंगडम को बनाया है और कैपिटल तंजावुर रखी है। उनके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट या बड़े किंग हैं चोला किंगडम के, उसका नाम है राजराजा वन। तो राजा राजा वन को मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बोला गया है। राजा राजा वन के लिए ऐसा माना जाता है ही वॉज वेरी फियरफुल, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनके अंदर कि उनको चोला किंगडम को दूर दूर तक पहुंचाना है। तो राजा राजा जो चोला है वो 985 में किंग बने हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक देखा होगा तो तुमको पता होना चाहिए कि 997 में गजनी आया है, यानी गजनी चोला राजराजा चोला के बाद आया है। 985 में जो चोला रूलर है राजराजा, वो किंग बने साउथ के। गजनी साउथ में कभी नहीं आया। कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे गजनी कब आया, फिर राजराजा चोला उधर कहाँ थे, ये सब नहीं सोचना है। गजनी आया केवल सोमनाथ यानी गुजरात। गुजरात का मतलब ये वाला रीजन जहाँ पे गोला बना है उसके जस्ट नीचे वाला, जहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, वो वाला रीजन। और साउथ की बात मैं वहां कर रही हूँ जहाँ पे मैंने ये एरो बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप से, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है। जो गजनी है वो साउथ में कभी नहीं आया। अभी हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया में दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, केरला और तमिलनाडु। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। उस वक्त तमिलनाडु में पल्लवा किंगडम हुआ करते थे जो कि कावेरी डेल्टा के आसपास रूल करते थे। उनको हटा करके विजयालया ने चोला किंगडम बना दी और चोला किंगडम की जो कैपिटल है वो थंजावुर शिफ्ट कर दी। और चोला किंग विजयालया के बाद में उसके जो बेटे और बेटे लोग थे उन लोगों ने भी आसपास की टेरिटरी को पूरा कब्जा कर लिया और धीरे धीरे चोला किंगडम की साइज बड़ी हो गई। और भी एक इम्पोर्टेंट रूलर आए फिर चोला में जिनका नाम है राजराजा वन। अभी तक किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके। तो राजराजा वन ने बहुत सारी टेरिटरी अपने कंट्रोल कर ली। राजा राजा ने अपना जो पूरा एम्पायर है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छा कर लिया। बहुत बड़ी हो गई थी तब तक चोला एम्पायर। धीरे एक छोटी मुत्तरायुर की छोटी फैमिली से शुरू हुआ है एम्पायर और धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। और राजा राजा वन ने बहुत अच्छे से एम्पायर को संभाला। और राजा राजा जब मर गए तो उनके बेटे ने भी वही काम किया। तो राजा राजा के जो बेटे हैं उनका नाम है राजेंद्र चोला। और राजेंद्र चोला तो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा राजेंद्र चोला तो राजराजा चोला से भी बहुत ज्यादा बड़े काम करने की कोशिश करने लगा। राजराजा चोला और उसके पूर्वजों ने तो केवल कावेरी डेल्टा को ही और पांड्या और पल्लवा किंग को ही अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी, लेकिन राजेंद्र चोला तो गंगा वैली तक आने लगा, यानी नॉर्थ इंडिया तक आने लगा और वो श्रीलंका तक पहुंच गया रेडिंग करते करते। तो राजा राजा चोला बहुत ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि वो ज्यादा मैक्सिमम एम्पायर को चोला कंट्रोल करना चाहता था, इसीलिए वो कहाँ गया, वो गंगा वैली तक चला गया झगड़ा करने। तो गंगा वैली तक भी वो आया और गंगा वैली में भी उसने अटैक किया। उसके बाद में वो श्रीलंका भी गया और साउथ ईस्ट एशिया जिसको हम इंडोनेशिया, बाली, जकार्ता, सुमात्रा ये सब बोलते हैं, यहाँ पर भी उसने अटैक किया। और उसने अपनी खुद की एक नेवी भी बना रखी थी ये सारी चीजें अटैक करने के लिए। तो अभी हमें ये दिख रहा है ना कि कैसे कैसे किंग लोग हैं वो पुराने किंग को हटा करके नए किंग बन जा रहे हैं और फिर दूसरी जगह अटैक करके और बड़ा बड़ा पार्ट अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर चोलास के बारे में हम ये देखेंगे कि चोलास की और अच्छी क्या खासियत बात है। तो हमने विजयालया, राजेंद्र चोला और राजराजा चोला के बारे में तो पढ़ ही लिया है, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि देखेंगे कि क्या क्या अच्छी चीजें या क्या क्या उन्होंने आर्ट में क्या क्या बनाया है, यानी उन्होंने किस तरह के टेम्पल बनवाते थे। अब सब लोग टेम्पल ही बनवा रहे हैं, देखते हैं चोला किस तरह के टेम्पल बनवाते थे। तो चोलास ने एक बहुत बड़ा टेम्पल बनवाया है, वो है तंजावुर में और गंगईकोंडा चोलापुरम में। तो गंगईकोंडा चोलापुरम कब, जब राजेंद्र चोला गंगा तक जीत के चला। अभी मैंने क्या बताया कि राजा राजा चोला का बेटा राजेंद्र चोला वो तो इतना ज्यादा चोला एम्पायर को बढ़ाना चाहता था कि वो गंगा तक चला गया। तो जब वो गंगा तक चला गया तो गंगा चल करके उसने हरा दिया था वहां पर पालास को, और तभी से उसने अपना नाम गंगईकोंडा चोलापुरम रखा था। ऐसा इंसान जो गंगा को भी जीत आया है उसको बोलते हैं गंगईकोंडा, ठीक है।
तब उसने अब लौट के आया और अपनी एक नई जगह बनाई और उस जगह का नाम उसने गंगईकोंडा चोलापुरम रखा। तो ये जो टेम्पल आपका बना हुआ है इतना सुंदर सा, ये गंगईकोंडा चोलापुरम में बनवाया है राजा का। गंगईकोंडा चोलापुरम गंगा वैली में नहीं है, उसने बस नाम रखा हुआ है चोला की कैपिटल का नाम गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो मैंने गंगा तक जीत लिया है। इतनी बात समझ आई? किसी को डाउट है? Yes, ma'am. किसी को डाउट है कि राजेंद्र चोला ने ऐसा क्यों किया, उसने गंगईकोंडा चोलापुरम क्यों रखा? गंगईकोंडा चोलापुरम बेटा एक टाउन है थंजावुर के पास। तंजावुर तो पहले से ही चोला की कैपिटल है, बट वो राजेंद्र चोला के टाइम पे भी तंजावुर ही थी और राजा चोला के टाइम पे भी तंजावुर थी। और विजयालय ने ही, विजयालय तो फाउंड ही किया है चोला किंगडम को, तो विजयालय ने तो बनाई ही है कैपिटल तंजावुर। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे चोला लोग अपनी किंगडम को बढ़ा रहे हैं। तो विजयालय ने तंजावुर बनाई, फिर राजा चोला ने भी एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, पांड्यन की बहुत सारी टेरिटरी ले ली, पल्लवा की टेरिटरी ले ली, और उसका जो बेटा था राजा चोला, वो तो एक कदम और आगे था, वो गंगा तक चला गया लड़ाई करने और तंजावुर के पास में उसने एक टाउन बनाया, उसका नाम उसने गंगईकोंडा चोलापुरम रखा। ये टाउन का नाम उसने ये बताने के लिए रखा कि वो गंगा को भी जीत के आया है, समझ गए? तो इतना बड़ा काम उसने किया है। तो गंगईकोंडा चोलापुरम में एक टेम्पल बनाया है। तो टेम्पल जो बनवाए चोलाज ने वो अलग अलग जगह बनवाए हैं। गंगईकोंडा चोलापुरम में एक टेम्पल बना हुआ है, एक टेम्पल तंजावुर में बनाया है, ठीक है। और टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र। राजा ने भी बहुत सारे टेम्पल बनवाए हैं, राजेंद्र चोला ने भी बहुत सारे टेम्पल बनवाए हैं। एक एक टेम्पल का नाम नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि तंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम में राजा उसके बेटे राजेंद्र ने बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा रखे हैं। चोला टेम्पल्स की एक और खास बात यह है कि चोला टेम्पल्स जहां पर भी चोला टेम्पल्स होते थे उनके आसपास बहुत सारी मार्केट लग जाती थी। तो जहां पर भी चोला टेम्पल होते थे वहां पे बहुत ज्यादा मार्केट होती थी, इसीलिए उसके आसपास लोग बहुत सारे घर बना लेते थे, क्योंकि मार्केट वहां पे होती थी तो सामान खरीदने और बेचने के लिए बहुत आसानी रहती थी, तो लोग उन्हीं के आसपास रहने लगते थे। तो चोला टेम्पल्स वर द न्यूक्लियाई फॉर द सेटलमेंट। जहाँ पे चोला टेम्पल्स होते थे वहां पर लोग आ जाते थे, बसने लग जाते थे। और चोला टेम्पल्स बहुत ज्यादा क्राफ्ट के लिए भी बहुत फेमस है, वहां पे अच्छी अच्छी मूर्तियां बनती हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति जो है चोला की वो तो ये रही, जिंदगी में कभी नहीं भूलना, दिस इज कॉल्ड द ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ये है चोला की मूर्ति जिसको बोलते हैं चोला ब्रॉन्ज इमेजेस, और ये इतनी फेमस थी कि पूरे वर्ल्ड वाइड चोला लोग इसको एक्सपोर्ट करते थे। चोला लोग मेटल कास्टिंग करके इस इमेज को बनाते थे और ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। ये टेक्निक चोला लोगों के पास में थी। चोला एम्पायर वाज वेरी ह्यूज एम्पायर, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं कि चोला एम्पायर किसी छोटे गांव से शुरू हुआ। पल्लवास किंग को हटा करके एक इंसान जिसका नाम विजयालय है उसने इतना बड़ा किंगडम बना दिया जिसकी देश विदेशों तक चर्चा थी चोला किंगडम की। चोला किंगडम पे साउथ में बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है। अगर तुम लोग साउथ मूवीज देखते हो तो पांड्यन करके एक मूवी, चोला लोगों पे बहुत मूवी बनी हुई है, सर्च करोगे यूट्यूब में मस्त मिल जाएगी तुम लोगों को। तो चोला किंगडम वाज वेरी फेमस किंगडम। उनकी खुद की नेवी भी हुआ करती थी। वो लोग एक्सपेडिशन कराए थे, श्रीलंका तक जीत आए थे, ऊपर गंगा वैली तक जीत लिया उन्होंने, और साउथ ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज को उन्होंने जीत लिया, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सबको जीत लिया उन्होंने। चाइना तक उनका रूल चलता था। और चोला किंगडम का फ्लैग है, क्या है चोला किंगडम का फ्लैग? लायन, शेर। और चोला किंगडम के शेर फ्लैग से ही श्रीलंका ने अपना फ्लैग चोरी किया है, और आज उनके फ्लैग को अगर कभी देखो तो उनके फ्लैग पे क्या बना है? शेर। समझ गए? हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yes. ठीक है, तो चोला लोगों की जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर थी वो बहुत सुंदर थी। इन लोगों की टेक्निक बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे भी लोग कितनी सुंदर मूर्ति बना पा रहे हैं। 9th 10th सेंचुरी की बात है ये, हम लोग 21st सेंचुरी में चले आए हैं, आज तक इतनी अच्छी स्कल्पचर बनानी नहीं आई। उनको बहुत अच्छी स्कल्पटिंग टेक्निक पता थी। ठीक है, तो चोला लोगों के जो टेम्पल्स थे वो भी बहुत बड़े होते थे, बहुत सुंदर होते थे देखने में। टेम्पल के आसपास बहुत सारे लोग रहते थे और क्राफ्ट में भी चोला लोग बहुत अच्छे थे।
चोला लोगों के टेम्पल में जो लोग काम करते थे वो लोग उनके आसपास ही रहते थे, जैसे प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर जो लोग माला बनाते हैं, स्वीपर, कुक, ये सारे लोग टेम्पल्स के पास रहते थे। टेम्पल्स में डांसर्स और म्यूजिशियंस भी होते थे जो लोग म्यूजिक बजाते थे, और डांसर्स जिनको देवदासी बोलते थे वो लोग टेम्पल में डांस करते थे और टेम्पल में लोग म्यूजिक बजाते थे। तो कुल मिलाकर के टेम्पल कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा था चोलाज में। टेम्पल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी है उन्होंने, बहुत जगह बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए भी हैं। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम लोगों को कि मेडाविल इंडिया में टेम्पल बहुत बनवाते हैं सारे किंग, और चोला लोग उनमें सबसे आगे टेम्पल बनवाते हुए। टेम्पल में हर तरह की सुविधाएं होती थी, टैंक बनता था जिसमें पानी स्टोर होता था, टेम्पल में डांसर्स होते थे जो डांस करते थे, सिंगर होते थे जो सिंग करते थे, टेम्पल में बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ती थी तो गार्लैंड मेकर्स भी अच्छा खासा पैसा कमाते थे। टेम्पल्स में बहुत तरह की मूर्तियां लगती थी, ब्रॉन्ज इमेजेस, वहां बड़े बड़े लोग दूरों से लोग आते थे टेम्पल्स घूमने के लिए, तो वो लोग फिर ये सारी ब्रॉन्ज इमेजेस अपने घर वापस ले जाते थे खरीद करके। इसीलिए यहाँ पर मेटल्स का बहुत ज्यादा व्यापार होता था, इसीलिए चोला की नेवी भी स्ट्रांग थी और इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग थी, वो लोग बहुत रिच भी थे चोला लोग। ठीक है, तो क्राफ्ट जो टेम्पल से एसोसिएटेड थे उनमें सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज नोटिस करने वाली है वो है ब्रॉन्ज इमेजेस, जो मैं दिखा चुकी हूँ अभी तुम लोगों को डांस करती हुई। तो ये ब्रॉन्ज इमेजेस सबसे ज्यादा फेमस थी चोला लोगों की। चोला की फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड बोली जाती है, जो चोलास की ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, दे आर फाइनेस्ट इन वर्ल्ड में सबसे अच्छी हैं। ठीक है, इमेजेस जो है बहुत बार वो लोग डेटीज की यानी देवी देवताओं की इमेज ही बनाते थे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा मॉडर्न तो थी नहीं सोसाइटी, तो लोग भगवान या टेम्पल्स पे ही उनकी सारी दुनिया थी, तो देवी देवताओं की बहुत सारी इमेज बनाते हैं चोला लोग। फिर चोला लोग की हम लोगों ने आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में तो पढ़ लिया कि आर्ट में वो लोग क्या क्या बनाते थे, टेम्पल वगैरह। अब थोड़ा चोला लोगों के एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चोला लोग एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे थे। कावेरी की जो मैंने बताया ना, कावेरी डेल्टा के आसपास बनाया ना चोला लोगों ने अपना किंगडम, तो कावेरी की जितनी भी ब्रांचेस थी, कावेरी रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरी मतलब रिवर की जो नई नई शाखाएं होती हैं, जो रिवर को पानी ट्रिब्यूट करती है। रिवर की ट्रिब्यूटरी पता होगी सबको, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी है चंबल, बिंद, बेतवा, सिंध और यमुना, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना, जो गंगा को पानी देती है। वैसे ही जो कावेरी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उन सब में, यानी कावेरी और उसकी ब्रांचेस, एक नदी चलती है फिर वो ढेर सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है और जगह जगह पानी देती है, या ढेर सारी ब्रांचेस आके नदी में मिल जाती है जो नदी को पानी देती है। इतना तो पता ही होगा आपको कि नदी अकेली तो चलती नहीं है, नदी आगे चलती जाती है, उसमें बहुत सारी नदियां मिलती और निकलती जाती है नदी से। ठीक है, ऐसे ही तो पानी मिलता है हम लोगों को। तो जितनी भी रिवर कावेरी, ट्रिब्यूटरी। हाँ बेटा, ट्रिब्यूटरी, जितनी भी रिवर की ब्रांचेस होती हैं उन सब में बहुत सारे चैनल्स बनाए थे चोला लोगों ने। उन चैनल्स पे बार बार बहुत सारा पानी आता था और चैनल से अच्छे से पानी को इरिगेट करते थे। कहने का मतलब ये है, ये सारी बातें छोड़ो एक तरफ, कहने का मतलब ये है कि चोला लोग के पास बहुत अच्छा इरिगेशन था, वो लोग अपनी लैंड को बहुत अच्छे से इरिगेट कर पाते थे, इसलिए उनका एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था। और चोला लोगों के पास बहुत फर्टाइल लैंड भी थी, तो फर्टाइल लैंड होने की वजह से वो बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स भी उगा पाते थे। ठीक है, और चैनल्स में से वो लोग पानी इकट्ठा करते थे। चोला लोगों ने एक सिस्टम बना रखा था, उसको बोलते हैं टैंक सिस्टम। जब भी बारिश होती थी तो वो लोग पानी टैंक में इकट्ठा कर लेते थे। बड़े बड़े कुएं और वेल खुदवाते थे वो लोग, बड़े बड़े वेल जो होते थे, तालाब, वेल और बड़ी बड़ी रिजर्वॉयर बनवाते थे ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, फिर उसको वो चैनल के थ्रू अपने अपने खेतों में ले जाते थे। इस वजह से उनकी जो एग्रीकल्चर की टेक्निक थी वो बहुत अच्छी थी। मैम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यस बेटा, दे वर वेरी स्मार्ट। जो आज हम लोग को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने को बोला जाता है कि छत के ऊपर टैंक बना लो और बारिश का पानी इकट्ठा होगा, चोला लोग वो बरसों से करते चले आए हैं, आज की बात नहीं है। दे न्यू इट फ्रॉम द बिगिनिंग, तभी तो वो इतने मॉडर्न है और तभी तो वो इतने रिच है, तभी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, Although agriculture had developed earlier in the other parts of the Tamil Nadu, 5th और 6th century से ही large scale cultivation शुरू हुआ। तमिलनाडु की बात अभी हम कर रहे हैं, मैंने बताया ही था। तो चोला लोगों जब भी तमिलनाडु के बहुत सारे एरिया में पहले भी एग्रीकल्चर अच्छा होता था, लेकिन 5th 6th सेंचुरी के बाद से ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हुआ। फॉरेस्ट को बहुत जगह उन्होंने क्लियर कर दिया और लैंड को बहुत जगह लेवल कर दिया। ओके अथर्वा, बात नहीं समझ आ रही है आपकी मुझे। ओके ओके मैम मैंने वो गलती से भेज दिया। ओके ओके कोई बात नहीं। लैंड को मैम मैंने ना एक क्वेश्चन कॉपी करके रखा था, उसकी
कुछ और भेज दिया मैंने गलती से। कोई बात नहीं। तो उन्होंने जगह जगह एरियाज को लेवल भी कर दिया था। मैम मेरा ये क्वेश्चन था हाँ मैम कि वो जो गंगा से जो हुए वो गंगा जी आए थे, वो जो चोला के एम्परर, मैम उनके बाद कोई और चोला का एम्परर था? नहीं बेटा, लास्ट चोला में लास्ट एम्परर तो आप कृष्णा मान सकते हो, बट इतना हमें पढ़ना नहीं डिटेल में। गंगईकोंडा चोलपुरम सब हम लोग हमेशा हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर के बाद पढ़ते हैं। उनके बाद चोला के बहुत सारे किंग आए हैं। राजा सबसे पहले विजयालय आए, उसके बाद बहुत सारे किंग आए, लेकिन हम उनके बारे में नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा सीधे राजा चोला को, जिसने काफी ज्यादा नेवल एक्सपेडिशंस यानी अपनी नेवी बनाई, जिसने बहुत ज्यादा एम्पायर को एक्सपैंड किया। फिर हमने उसके बेटे राजेंद्र चोला के बारे में पढ़ा, जो कि गंगा तक जीत के आया। राजेंद्र चोला के बाद भी बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने चोला किंगडम के किंग बने, बट हम उनके बारे में पढ़ नहीं रहे क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए। तो हैं, ठीक है, किंग तो हमेशा ही उनके बेटे होते ही रहते हैं, तो सोसाइटी तो आगे बढ़ती रहती, बट हम केवल उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हमने फिर चोलास के बारे में पढ़ लिया, उनके टेम्पल के बारे में पढ़ लिया, एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ लिया कि वो लोग टैंक वगैरह बना करके पानी को वो करते थे, उनका इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि उनका एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि उनके पास फर्टाइल लैंड थी। फिर मैंने ये पढ़ा बताया कि उन्होंने लार्ज स्केल कल्टीवेशन करते थे, जैसे हम लोग करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खेतों में बड़ा बड़ा कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने लैंड के किनारे यानी डेल्टा, जहां पे नदियां सागर में मिलती हैं, वहां पे उन्होंने बड़े बड़े बांध बना रखे थे ताकि बाढ़ ना आए और कभी उनका सामान खराब ना हो, ठीक है। तो फ्लड वगैरह को रोकने के लिए भी उनकी बहुत अच्छी सिस्टम थी, और ये फ्लड वगैरह वो लोग आसानी से रोक लेते थे। आज तक बिहार में फ्लड नहीं रोकी जाती है, आज भी जब फ्लड आती है तो बिहार का कितना सामान खराब हो जाता है, बट चोला लोगों ने उस टाइम पे भी फ्लड को रोकने के लिए अच्छी टेक्निक लगा रखी थी, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में कभी कभी ऐसा होता था कि वाटर को आर्टिफिशियल पानी की जरूरत होती थी, तो इसीलिए उनके पास बहुत सारे मेथड ऑफ इरिगेशन थे चोलास के पास में। उन्होंने कुएं खोद रखे थे, टैंक बना रखे थे, इरिगेशन जो अब हमें यह याद रखना है कि इस तरह का इरिगेशन करने के लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत है। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम आज सीख पाए हैं, ये मॉडर्न टेक्निक है, बट इतनी प्लानिंग चोला उस समय पे कर पाए, इसी वजह से हमको ये पता लगता है कि चोलाज लोग वर क्वाइट मॉडर्न पीपल इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और कल्चरल भी थे वो लोग। मॉडर्न केवल टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत अच्छे थे, बट वो लोग कल्चरल भी थे। उन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए, उसके अलावा टेम्पल्स को बहुत ज्यादा चीजें डोनेट भी करी हैं। मेटल में भी उनका जो मेटल की इमेजेस है वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी, उनके पास नेवी थी, सो दे वर मॉडर्न पीपल। इतना समझ आया? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. तो चोलास के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमारा चैप्टर केवल एक पेज का बचा हुआ है। तुम लोगों के इससे काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एनसीईआरटी के पीछे करके देखना। आई होप कि तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी, तुम जैसे ही देखोगे वैसे ही कि नहीं मैम ने जितनी कहानी बताई सब इसमें से आंसर हमारे निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बस इस चैप्टर को खत्म करके मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी, फिर अगले चैप्टर की बात करेंगे। ओके Ma'am, where do you live? आई लिव इन चेरी काउंटी। Okay, ma'am. ओके चलो, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.